Assalamualaikum dear students. Welcome to all of you in Network Professionals, the Cisco Networking Academy. And I am your instructor Ahmed Malik. In our today's lecture, we are going to discuss about very popular and much needed certification of Microsoft. That is MCSE, stands for Microsoft Certified Solution Expert. Today we will discuss about what is MCSE, why we need MCSE, and what are the fundamental requirements for the job role of network administrator. We will discuss about the history of MCSE, server infrastructure, and its certification codes, and many more in this lecture. And also in the last segment, we will discuss about new advancements in this certification like Microsoft Azure and cloud computing. This lecture will be divided into two parts. ये लेक्चर आपके कैरियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी दरख्वास्त है कि इसे एंड तक मुकम्मल ज़रूर देखें और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो लेट्स टेक अ स्टार्ट। Lectures. In this course, we are going to discuss about network engineer, system engineer, and telecom engineers, a mixed course. But the main title which given this course by network professional, that is a system engineer. तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक सिस्टम इंजीनियर की क्या जिम्मेदारियां होती हैं और एक सिस्टम इंजीनियर को बनने के लिए किन किन कोर्सेज की जरूरत होती है। तो जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि मेन टाइटल तो इसका सिस्टम इंजीनियर इसलिए दिया गया है क्योंकि कोई एक कोर्स मिलके सिस्टम इंजीनियर नहीं बनाता बंदे को, बल्कि आपको एज अ सिस्टम इंजीनियर और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर काम करने के लिए बहुत सारे कोर्सेज की जरूरत होती है। अगर आपके पास वो तमाम स्किल्स इकट्ठी हो तो फिर आप जिंदगी में एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर काम कर सकते हैं। तो हमारे इस कोर्स का बेसिक थीम तो ये है कि किसी भी कंपनी में काम कैसे किया जाता है और डोमेन बेस्ड एनवायरनमेंट में कैसे काम कर सकते हैं आप। तो बेसिकली तो किसी भी कंपनी के अंदर नंबर वन हमें नेटवर्क इंजीनियर की जरूरत होती है जो हमारे लिए राउटिंग स्विचिंग वगैरह परफॉर्म करता है, और फिर उसके ऊपर हमें एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क की जरूरत होती है, जैसा कि हम एक डोमेन बेस्ड एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं। उस डोमेन बेस्ड एनवायरनमेंट में हमारे पास एक मशीन एक्ट करती है एज अ डोमेन कंट्रोलर और बाकी तमाम मशीनें उसको ज्वाइन करती हैं। उसके लिए क्लाइंट या मेंबर सर्वर की टर्म्स यूज की जाती है। तो आइए देखते हैं इस कोर्स के अंदर क्या है। तो मैं अगर इस कोर्स की बात करूं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुख्तलिफ दौर में चेंजिंग आती रहती है। आईटी के अंदर कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, बल्कि आप कोई भी सर्टिफिकेशन करें, कोई भी यहाँ से कोर्स पढ़े तो वो कोर्स थोड़े अरसे बाद चेंज हो जाता है। इसी तरह अगर हम सर्टिफिकेशन की बात करें तो कोर्स तो बेसिकली वही रहता है, उसके अंदर कुछ टॉपिक्स ऐड या रिमूव हो जाते हैं, बट उसका सर्टिफिकेशन टाइटल लाजमी तौर पे चेंज हो जाता है। कुछ इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट के इस कोर्स के साथ भी है। तो हमारे इस पूरे कोर्स के अंदर या जो सिस्टम इंजीनियर का कोर्स हम डिस्कस करें, इसके अंदर मेन थीम तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट है या हमारा मेन टारगेट माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है। तो हम माइक्रोसॉफ्ट के हिस्ट्री को भी देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ने ये कोर्स कब लॉन्च किया और इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस आई। तो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं जी। तो याद रखें, सबसे पहले तो आपको दो बातें समझनी है कि जब भी दुनिया में कोई नई विंडो का वर्जन लॉन्च करता है माइक्रोसॉफ्ट, तो हमेशा उसके साथ एक सर्वर का वर्जन भी लॉन्च किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, एक क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम और एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल यूजर के लिए डिजाइन किया जाता है, उसको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जबकि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल यूजर्स को सर्विसेज देने के लिए डिजाइन किया जाता है। इवन अगर आप लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चले जाएं तो उसके अंदर भी आपको दो वर्जन मिलेंगे, एक उसका क्लाइंट वर्जन होगा और एक उनका सर्वर वर्जन होगा। तो हम चूंकि माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये कोर्स 1993 में लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट, और जो पहला सर्वर ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से लॉन्च किया गया वो सर्वर 2000 था।
फिर इसके बाद सर्वर 2003 आ गया, 2008 फिर उसका रिलीज टू R2 आ गया। फिर इसी तरह सर्वर 2012 आया और फिर सर्वर 2012 का भी रिलीज टू R2, जो कि मोस्ट फेमस सर्वर था अभी तक के जितने भी सर्वर आए हैं माइक्रोसॉफ्ट को। में अगर सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी किसी सर्वर को मिली है तो वो सर्वर 2012 है। ऑल दो इससे पहले सर्वर 8 R2 भी काफी इंपॉर्टेंट था, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्वर सर्वर 2012 तस्वर किया जाता है। उसकी वजह यह है कि जब 2000 में माइक्रोसॉफ्ट ने ये सर्वर लॉन्च किया तो उसके अंदर बिल्कुल बेसिक चीजें थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट आती गई और आई थिंक कि 2012 तक पहुंचते ये सर्वर बहुत ज्यादा मेच्योर हो चुका था और ऑलमोस्ट तमाम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इसके अंदर आ चुकी थी। उसके बाद सर्वर 2016 आया, फिर 2019 भी आया, लेकिन इसके बावजूद अगर आप गौर करें तो उसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई। वजह यह है कि जो फीचर्स हमें सर्वर 2016 या 19 में मिलते हैं, अगर आप गौर से देखें तो वो तमाम चीजें, वो तमाम लैब्स आप सर्वर 2012 में भी कर सकते हैं। तो ये तो थी सर्वर की बात। इसी तरह अगर मैं सर्टिफिकेशन की तरफ आऊं तो माइक्रोसॉफ्ट ने 2000 में जो सर्टिफिकेशन लॉन्च की थी उसका नाम था MCSE, सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर। लेकिन इसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर अमेरिका के अंदर केस हो गया अदालत में कि आप इनको सिस्टम इंजीनियर्स का नाम नहीं दे सकते। तो बहरकैफ ये केस काफी देर चलता रहा, लेकिन उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ये केस हार गया और उसने अपनी सर्टिफिकेशन का नाम चेंज कर लिया। जब सर्वर 2008 लॉन्च किया माइक्रोसॉफ्ट ने तो उसका नाम MCITP रख दिया गया। उस वक्त तक माइक्रोसॉफ्ट में एक ही पेपर होता था, यानी आप एक सिंगल पेपर पास करके MCITP हो जाते थे। लेकिन फिर उसके बाद जब सर्वर 2012 आया तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी सर्टिफिकेशन का टाइटल दोबारा से चेंज कर दिया और जो नया टाइटल इसको दे दिया वो वही पुराना था, यानी MCSE। लेकिन इस दफा इसका एब्रीविएशन चेंज होके माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपर्ट रख दिया गया। तो ये सर्टिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट की बहुत फेमस हुई और इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट ने, मैंने जैसा कि आपसे अर्ज किया कि बहुत सारी डेवलपमेंट आ चुकी थी, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज इस कोर्स में ऐड हो चुकी थी और दुनिया में भी बहुत सारी चेंजिंग आ चुकी थी। और स्पेशली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज इसमें लॉन्च की गई थी दैट वाज वर्चुअलाइजेशन। ऑल्दो के वर्चुअलाइजेशन की सपोर्ट सर्वर 2008 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, लेकिन वहां पे आप इस वर्चुअलाइजेशन को इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज नहीं कर सकते थे, बल्कि आप एक दो टेम्परेरी बेसिस पे या एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे सर्वर्स बना सकते थे या वर्चुअल मशीनें इंस्टॉल कर सकते थे। बट इसकी जो फुल फ्लेज सपोर्ट हमें मिली वो सर्वर 2012 में मिली, जिसमें आपको एक मुकम्मल वर्चुअलाइज्ड नेटवर्क बनाने की ऑप्शन दी गई। वर्चुअलाइजेशन क्या है हम आगे जाके इसको डिस्कस करते हैं। तो बट यहाँ पे जब पहुंचा माइक्रोसॉफ्ट तो इन्होंने अपनी सर्टिफिकेशन में भी एक मेजर चेंज कर दिया कि अब आपको 5 पेपर पास करने पे ये सर्टिफिकेशन मिलती थी। आपको इसके लिए 1 या 2 नहीं बल्कि 5 पेपर्स पास करने पड़ते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्वर 2012 में जो आपकी सर्टिफिकेशन थी और उसके एग्जाम कोड थे वो 70, 410, 411, 12, 70, 413 और 414, ये 5 एग्जाम से जो आपको पास करने पे MCSE की सर्टिफिकेशन मिलती थी। इसमें जब आप पहले ये जो 3 पेपर हैं 410, 411 और 412, इनमें से कोई भी पेपर जब आप अटेम्प्ट करते तो आप MCITP हो जाते थे और फिर मजीद 2 पेपर देने पे आप MCSA हो जाते थे, यानी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एसोसिएट। तो इन पेपर्स में कोई पाबंदी नहीं थी, आप आगे पीछे करके कोई भी पेपर दे सकते थे, लेकिन ये 3 पेपर पास करने पे आप MCSA हो जाते थे। और इसके बाद आपको मजीद 2 पेपर देने थे 413 और 414 और एज अ रिजल्ट आप MCSE यानी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपर्ट की डिग्री हासिल कर लेते थे। जब सर्वर 2016 आया तो ये सर्टिफिकेशन चेंज कर दी गई और इसमें कुछ नई चीजें ऐड की, नए फीचर्स ऐड की माइक्रोसॉफ्ट ने और सर्टिफिकेशन का नाम भी चेंज कर दिया और उसके कोड भी नए आ गए। तो MCSE 2016 आ गया और इसके अंदर नई कोडिंग आ गई 70, 740, 741, 42, 43 और 44। लेकिन यहाँ पे एक फर्क था और फर्क ये था कि पहले 3 एग्जाम में तो वही बात थी, MCITP और MCSA हो जाते थे, लेकिन ये जो लेटेस्ट 2 एग्जाम थे अब आपको दोनों देना जरूरी नहीं थे।
बल्कि आप कोई भी एक एग्जाम 43 या 44 देके MCSE हो जाते थे, यानी सिर्फ 4 एग्जाम रह गए, एक एग्जाम इन्होंने कम कर दिया। अगर मैं इन तमाम एग्जाम्स की बात करूं तो ये तमाम एग्जाम्स के अंदर MCQ टाइप क्वेश्चन होते थे। क्वेश्चन जरा मुश्किल होते थे, यानी पूरा एक लैब सिनेरियो होता था और एज अ रिजल्ट वो सिनेरियो को आपने समझ तो फिर उसका आंसर देना था। लेकिन उसमें खैर आपको 4 या 5 या बाद का 6-7 ऑप्शन भी होते थे, जिनमें से आप सिलेक्ट करते थे कि कौन सा बेस्ट सूटेबल आंसर हो सकता है। बट ये पेपर इतना आसान भी नहीं था और बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। हम लोग CCNA का पेपर देते आए हैं, तो CCNA में आपको पता है सिस्को में हमें 850 यानी 85% तकरीबन मार्क्स लेने होते थे, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 70% मार्क्स लेने पे ये सर्टिफिकेशन मिल जाती थी। और इसी तरह बाद औकात माइक्रोसॉफ्ट ऑफर करता रहता है कि आपको एक री अटेम्प्ट की ऑप्शन भी होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरा कोई स्टूडेंट मुझे नजर नहीं आता जिसने कभी MCSE में कोई फेल हुआ हो। तो वजह यह है कि अगर आप कोर्स को अच्छा सा पढ़े और आपके पास लेटेस्ट डम्प्स की फाइल हो, तो जो कि हमारा अदारा आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, तो आप वेरी इजीली ये कोर्स पास कर सकते हैं। 200-250 क्वेश्चन होते हैं, बाद का इससे भी कम होते हैं जब नई नई सर्टिफिकेशन होती है, तो आप वेरी इजीली ये पेपर पास कर सकते हैं। लेकिन मेरा फोकस हमेशा से इस चीज पे होता है कि सर्टिफिकेशन की वैल्यू नहीं होती, बल्कि नॉलेज की वैल्यू होती है। अगर आपको कोर्स के ऊपर ग्रिप है, आप ये सारी चीजें बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं, प्रैक्टिकली नॉलेज है आपको, थ्योरेटिकली नॉलेज है, और आप किसी भी एनवायरनमेंट में ये काम कर सकते हैं, आपको किसी किस्म का मसला नहीं आता और आप किसी भी नेटवर्क को हैंडल करने या मैनेज करने की एबिलिटी रखते हैं, तो फिर सर्टिफिकेशन की वैल्यू डेफिनेटली होती है, लेकिन वो नहीं होती आपको कोई भी बंदा जॉब देने के लिए एग्री हो जाएगा। बट दोनों चीजों की अपनी वैल्यू है, लेकिन मेरी नजर में नॉलेज की वैल्यू खैर ज्यादा। तो ये सारी बातें जैसे मैंने डिस्कस की कि वक्त के साथ साथ ये सारी चीजें चेंज होती जाती हैं। एग्जैक्टली लाइक अब यहाँ पे एक और चीज आ गई, जैसा कि सर्वर 2008 की सर्टिफिकेशन एब्सोल्यूट हो गई, फिर 2012 की सर्टिफिकेशन एब्सोल्यूट हो गई, और इसी तरह MCSE 2016 भी एब्सोल्यूट हो चुकी है। इस वक्त एक नई चीज आ गई है दुनिया में जिसने बिल्कुल दुनिया को चेंज करके रख दिया है, और उसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्लाउड कंप्यूटिंग 2008 में अनाउंस की और फिर उसने 2010 में बाकायदा इसका आगाज किया। तो माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड सिस्टम का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। पहले इन्होंने इसका नाम विंडो क्लाउड रखा था शायद, लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने इसको चेंज करके एज्योर क्लाउड के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया। काफी देर ये चलता रहा, लेकिन लोग बहुत ज्यादा इसकी तरफ नहीं जा रहे थे, और फाइनली माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा कि मुझे अपनी सर्टिफिकेशन को ही चेंज कर देना चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया चेंज लिया, उसने अपनी ये तमाम सर्टिफिकेशंस को खत्म करके नई सर्टिफिकेशंस इंट्रोड्यूस करवा दी, जो कि AWS क्लाउड के साथ मिलती जुलती थी। और जो सर्टिफिकेशन AWS काफी अरसे से अमेजॉन वेब सर्विसेज दे रहा था, जो कि सबसे पहली कंपनी के नाम से या मेन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है, तो उसको कॉपी किया। ये माइक्रोसॉफ्ट की वैसे पुरानी आदत है, माइक्रोसॉफ्ट हर अच्छी चीज को अडॉप्ट करने में शर्म महसूस नहीं करता, तो हमें भी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बंदा अच्छा है और वो अच्छा काम कर रहा है, उसके अंदर कोई क्वालिटी है, कोई खूबी है, तो हमें उसको अडॉप्ट करने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें फौरी तौर पे चेंज कर लेना चाहिए। और इसी तरह अगर हमारे अंदर कोई बुराई है, तो हमें वो बुराई भी निकालने में हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए, बल्कि फौरी तौर पे उसको खत्म करना चाहिए। तो मकसद क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को मैंने देखा है, दो ऐसे अदारे हैं जो फौरी तौर पे किसी की भी क्वालिटी को कॉपी कर लेते हैं, और अगर इनमें कोई खराबी होती है तो उसको ये इग्नोर कर देते हैं। और यही वजह है कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मैं समझता हूँ दुनिया में मोस्ट पॉपुलर है। तो बट अब माइक्रोसॉफ्ट ने एक नई सर्टिफिकेशन लॉन्च कर दी। ये तमाम सर्टिफिकेशन अब आप नहीं कर सकते, ये खत्म होगी, उनकी जगह पे एज्योर की सर्टिफिकेशन आ गई। एज्योर के अंदर डिफरेंट ट्रैक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं आपको एक शॉर्ट ट्रैक सजेस्ट करता हूं जो हमारे नेटवर्क इंजीनियर को या सिस्टम इंजीनियर को करना चाहिए। वजह यह है कि बाकी उसके जो दीगर ट्रैक्स हैं उनके अंदर प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व है,
और प्रोग्रामिंग से चूंकि नेटवर्क इंजीनियर डरते हैं कि कहीं कोई जोर का झटका ही ना लग जाए, तो हम आमतौर पे जहां पे प्रोग्रामिंग आती है वहां पे रुक जाते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि घोड़े पानी की तरफ नहीं जाते, बिल्कुल हमारी भी आदत वही है नेटवर्क इंजीनियर की। जैसे ही प्रोग्रामिंग या कोई कोड लिखा देखते हैं तो हम वहां से मुंह फेर लेते हैं और वापस आ जाते हैं, ना ना सर जी ये तो मुश्किल है। लेकिन एक बात याद रखें, आज मैं आपको बताऊं कि आने वाले दौर में आपको प्रोग्रामिंग पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हर चीज के अंदर प्रोग्रामिंग की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि डेवऑप्स आ गया है, तो डेवऑप्स के अंदर प्रोग्रामिंग और ऑपरेशन दोनों को, यानी डेवलपमेंट और ऑपरेशन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। इसी तरह जो हम सीसीएनए पढ़ते आते हैं, तो सीसीएनए के अंदर भी कुछ चीजें आ गई हैं, जैसा कि आपको पता है स्विच एसडीएन आ गया, स्विच डिफाइंड नेटवर्क आ गया है, और इसी तरह से उसके अंदर एपीआईज का तस्वर आ गया। तो ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए भी हमें किसी हद तक प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको पाइथन की तरफ थोड़ा बहुत जाना पड़ेगा, यानी कोड अगर बुरे लगते हैं तो उनको अब थोड़ा थोड़ा देखना शुरू कर दें ताकि उनके साथ आप फेमिलियर हो सके। तो बहरकैफ ये जो ट्रैक मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसमें आपको जरूरत नहीं पड़ेगी प्रोग्रामिंग की। तो इसमें सबसे पहली जो सर्टिफिकेशन हमने करनी है वो है AZ900। ये जो सर्टिफिकेशन है इसका नाम है एज्योर फंडामेंटल। तो ये सर्टिफिकेशन बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं, और इसकी कॉस्ट भी बड़ी नॉमिनल सी है। ये वैसे तो मेरा ख्याल कोई $50-60 का एग्जाम है, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट ये $15 से $20 में आपको मिल जाएगा। इसी तरह दूसरा एग्जाम हम इसके बाद जब करेंगे, जो कि मेन सर्टिफिकेशन है, ये AZ900, तो अगर आप ना भी करें तो ये प्री रिक्विजिट नहीं है, लेकिन उसके बाद जो मेन सर्टिफिकेशन है वो है AZ103 या 104। अब आप दोनों देखेंगे, लेकिन याद रखें AZ103 अब नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने पहले AZ103 लॉन्च की थी, लेकिन फिर उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करके, कुछ नई चीजें ऐड करके उन्होंने उसका कोड चेंज कर दिया, और न्यू कोड जो आप इस वक्त अटेम्प्ट करेंगे, दैट वन इज योर AZ104। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, बहुत जबरदस्त सर्टिफिकेशन है, तो आपको ये करनी पड़ेगी। एक एग्जाम है सिंपल, इसमें 3 4 5 एग्जाम का कंसेप्ट नहीं। और इसके बाद फिर आपको बेहतर लेवल पे जाने के लिए एक और सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी, जिसका नाम है AZ400। तो ये एज्योर डेवऑप्स के मुतल्लिक है। हाँ, यहाँ पे एक और बात है, मैंने जैसे डेवऑप्स के मुतल्लिक बात की, तो डेवऑप्स हर कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है। सिस्को का अपना डेवऑप्स है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना डेवऑप्स है, और इसी तरह से AWS का अपना डेवऑप्स है, और दीगर कंपनीज का भी अपना डेवऑप्स होगा। इसकी वजह क्या है, ये अलग-अलग डेवऑप्स क्या है? तो याद रखें ये अलग-अलग डेवऑप्स इसलिए हैं कि डेवऑप्स का मतलब है कि आप असल में अपने नेटवर्क के अंदर ऑटोमेशन लाएंगे। आप जो काम मैनुअली करते थे वो सारे काम अब आप टूल्स की मदद से करेंगे, ऑटोमेट हो जाएगा आपका नेटवर्क। आप सिंगल क्लिक करेंगे और बहुत सारे फंक्शंस ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पिछले दौर में मैनुअली लोग काम करते थे, फिर कंप्यूटर आ गया, तो वो कहा जाता है कि 100 बंदों का काम एक कंप्यूटर कर लेता है, और बाद का इससे ज्यादा कभी करता। इन द सेम वे इस वक्त अगर हम देखें तो हमें अपने नेटवर्क को चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होती थी, बहुत ज्यादा स्टाफ की जरूरत थी। लेकिन ऑटोमेशन आने से दो फायदे होंगे, एक तो आपके काम जल्दी हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, उनमें गलती की गुंजाइश कम हो जाएगी, और दूसरे नंबर पे कम लोग, यानी एक सिंगल बंदा भी पूरी कंपनी को मैनेज कर सकता है अगर उसको इन टूल्स के ऊपर ग्रिप हासिल हो। तो डेवऑप्स का मतलब क्या है? ऑटोमेशन। और ऑटोमेशन कैसे होगी? बहुत सारे टूल्स को यूज करके। तो ये टूल्स डिफरेंट तरह के हैं, जैसा कि लोग अक्सर नाम लेते हैं, गिट है, शेफ है, डॉकर है, एनसिबल है, कुबरनेटीज है, एंड सो ऑन। ये बहुत सारे हैं। तो मैं आजकल फेसबुक के ऊपर अपने एक सीरीज भी शुरू की हुई है, मैंने डेवऑप्स के टूल्स के जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं उनके ऊपर मैं एक एक करके आर्टिकल लिखता रहता हूँ। तो वैसे मैंने एक लिस्ट भी लास्ट टाइम शेयर की थी, कोई 20 टूल्स की, कि आपको ये पता होने चाहिए। तो खैर उन 20 टूल्स के मतलब पढ़ने के लिए अगर आप वो सिर्फ फेसबुक पे मेरे देख लें तो काफी सारे टूल्स के तो मैंने डिटेल लिख दी है, पोस्ट बना के उन पे ट्यूटोरियल लिखता रहता हूँ। तो आप उनको मजीद डिटेल से अगर पढ़ना चाहें तो इंटरनेट पर उनका नाम लिख के उनका विकीपीडिया पढ़ लें, बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी।
तो खैर ये जो टूल्स है ये तीनों के अपने अपने हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ टूल्स बनाए हैं जो उसके एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा काम करते हैं। सिस्को ने कुछ टूल्स अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से सेट किए हुए हैं, और इसी तरह से AWS यानी Amazon वेब सर्विसेज, AWS सॉरी, तो AWS आपको पता है कि उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम उस तरह से नहीं है, तो वो हमेशा से ओपन स्टैंडर्ड को या ओपन सोर्स को सपोर्ट कर रहा होता है। तो वैसे तो वो लिनक्स के साथ बहुत फेमिलियर है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, लेकिन फिर भी उसने कुछ अपने टूल्स बनाए हैं जो कि उसके क्लाउड में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो अगर आप इन चीजों को समझे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि जब आप AWS का डेवऑप्स करेंगे तो आप AWS के टूल्स पढ़ेंगे, जब आप माइक्रोसॉफ्ट का डेवऑप्स करते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स पढ़ते हैं, और इसी तरह से जब आप सिस्को का डेवऑप्स पढ़ेंगे तो डेफिनेटली कुछ टूल सिस्को के पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप मिक्स टूल्स पढ़ लेते हैं, थोड़ा उधर से थोड़ा उधर से थोड़ा उधर से, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप एक ओपन स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट में। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आपको ओपन स्टैंडर्ड टूल्स पढ़ने चाहिए। उसका फायदा ये होगा कि आपको किसी भी जगह पे जॉब मिल जाए और आपकी कंपनी कोई भी क्लाउड यूज कर रही हो। जैसा कि पहले तो एक ही क्लाउड था जी, Amazon वेब सर्विसेज, लेकिन उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट आ गया, फिर गूगल क्लाउड आ गया, आजकल अलीबाबा आ गया। तो इस तरह से ये टॉप 10 क्लाउड्स की भी एक लिस्ट मैंने उस दिन शेयर की थी अपने पेज पे। तो इस वक्त ये 10 बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई जो आपको क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो जैसे जैसे ये सिस्टम बढ़ेगा डेफिनेटली क्लाउड की सर्विसेज बढ़ेगी, तो हर कंपनी क्लाउड पे जाएगी, और जब हर कंपनी क्लाउड पे जाएगी तो उसका रिजल्ट ये होगा कि आपको डिफरेंट चीजों पे काम करना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करता हूं आपको कि आपको क्या चाहिए, आपको ये ओपन स्टैंडर्ड टूल्स पढ़ने चाहिए। उसका फायदा ये होगा कि आपको ये किसी भी एनवायरनमेंट में हेल्पफुल होंगे, आप जहां पे भी काम करना चाहेंगे इजीली कर सकेंगे। और फिर अगर आप किसी स्पेसिफिक टूल में सॉरी एनवायरनमेंट में होंगे तो ज्यादा ज्यादा एक दो नए टूल्स आपको देखने पड़ेंगे जो स्पेसिफिक उस एनवायरनमेंट के होंगे, और वो मुश्किल नहीं होंगे क्योंकि आपने उससे मिलते जुलते टूल्स पढ़े होंगे। तो एज अ रिजल्ट आप उसको इंशाल्लाह इजीली कवर कर सकेंगे। तो ये था हमारे आज के इस लेक्चर का पहला सेगमेंट, जिसमें मैंने आपको सर्टिफिकेशंस के मतलब थोड़ा सा गाइड किया है, और इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरे सेगमेंट में। तो दूसरे सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि क्लाउड के आने से चेंजिंग क्या हुई है, और हमें इस कोर्स में क्लाउड को और जो MCSE है दोनों को मिला के किस तरह से यानी इंटीग्रेट करके पढ़ना है, और हमारे कोर्स में क्या चेंजिंग आ गई है, और हमें अब इस नए कोर्स को किस तरह से पढ़ना है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।